नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 29 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। और ये वाली वीडियो मैं एक्चुअली तीसरी बार शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एडिट करने की सॉफ्टवेयर है नहीं, तो मैं जनरली स्क्रीन को रिकॉर्ड करके ही करता हूँ। और जब लास्ट मोमेंट पे ख़त्म होने वाला होता है कोई आके डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये तीसरी बार वीडियो शूट हो रही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पर। सबसे पहली जो करंट अफेयर्स है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत जारी किए हैं। सबसे पहला जो है उन्होंने ये कहा है कि इससे संयुक्त कार्यक्षमता, एकीकरण और थिएटराइजेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इसको लेकर। तो 3 संयुक्त सिद्धांतों के बारे में देखें तो सबसे पहला विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस वाले ऑपरेशन के लिए संयुक्त सिद्धांत। इसमें थल सेना के पारा स्पेशल फोर्सेस, नौसेना के मरीन कमांडो और वायुसेना के गरुड़ सेनाओं के बीच कमांड एवं नियंत्रण रणनीतियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण की सुविधा जारी की जाएगी। इसके बाद इसमें बोल रहे हैं कि एयरबोर्न और हेलीबोर्न ऑपरेशन के लिए संयुक्त सिद्धांत यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए संयुक्त सिद्धांत। तो देख लीजिए तीनों मतलब संयुक्त सिद्धांत ये 3 के लिए बड़ा किया गया: विशेष बल, एयरबोर्न और हेलीबोर्न ऑपरेशंस और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। इससे होगा क्या महत्व इसका संयुक्त ऑपरेशन से? परिचालन क्षमता बढ़ेगी, सहयोग अच्छे से बढ़ेगा तो इसकी मतलब दक्षता अधिकतम होगी। तकनीकी क्षमता अगर अधिकतम होगी तो रणनीतियों को अच्छे से लागू किया जा सकेगा। इसके बाद रणनीतिक लचीलापन भी है, जैसे जल्दी और प्रभावी ढंग से अनुकूल संभव है होगा इससे परिस्थितियों के अनुसार इसको लागू करना। देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अस्थायी अध्यक्ष होता है और ये तीनों सैन्य बलों के मामले में रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार होता है। रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार। अब नेक्स्ट चलते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के परिणाम की ओर। तो केंद्र सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी द्वारा इसको जारी किया गया है। उद्देश्य इसका विनिर्माण उद्योगों की संरचना, वृद्धि और आयामों में आए बदलावों का अध्ययन करना। प्रतिवर्ष ये सांख्यिकी अधिनियम 2017 के तहत आयोजित किया जाता है। इसमें कुछ इकाइयों इसमें शामिल है, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, बीड़ी और सिगार अधिनियम 1966, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं होने वाली सारी कंपनियां। तो ये सारी जो मतलब कारखाने हैं, इकाइयां हैं, तीन सभी का ये मतलब का शामिल करते हैं इन सभी मतलब रिपोर्ट में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री यानी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में। तो इसमें कुछ बताया गया महत्वपूर्ण नज़र। तो इनमें ये बोला गया है कि सकल मूल्यवर्धन की दृष्टि से 5 महत्वपूर्ण उद्योग हैं: बेसिक मेटल, मोटर वाहन, रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और औषधि उत्पाद। ये सभी जो हैं GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड की दृष्टि से शीर्ष 5 उद्योग हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि रोजगार देने के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.8% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं GVA की, NVA की, फिक्स्ड कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल की। तो इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इजीली आप इसको PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, है ना। खुद से पढ़िएगा तो अच्छा होगा इसको लेकर, क्योंकि फिर मैं भी समझाऊंगा तो ज़्यादा समय जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है WHO और यूनिसेफ द्वारा प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिपोर्ट 2002-2024 जारी की गई है। इसमें ये बोला गया कि जल, सैनिटेशन और स्वच्छता के मामलों में मतलब असमानताओं को इसमें बताया गया है, जो कि SDG 6 पे आता है। तो इसमें कुछ खास बताया नहीं गया है, बस यही 2 इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है कि खुले में शौच में जो है ना वैश्विक निम्न आय देशों में इसकी औसत वैश्विक औसत से 4 गुना अधिक है और 58% आबादी को बेहतर रूप से प्रबंधित सैनिटरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में भी यही बोल रहे हैं कि प्रगति हुई है, प्रगति हुई है, प्रगति हुई है बस। अब देखिए वॉश संबंधी पहले भारत में है कि स्वच्छ भारत मिशन एक है और एक है जल जीवन मिशन। बायो E3 नीति को जारी हुई 1 साल पूरा हो गया है। तो बायो E3 का आशय है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। और 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया है, बायो फाउंड्री नेटवर्क। अब देखिए बायो E3 नीति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बायो इनेबलर्स की स्थापना कर जैव आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास इसका मतलब उद्देश्य है। इसकी कार्यान्वयन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें देखिए 6 थीमेटिक क्षेत्रकों को प्राथमिकता दी गई है, बस याद रखिए, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है कौन कौन है ना। 1 वर्ष में कुछ उपलब्धियां हासिल की है, जैसे मोहाली में भारत के पहले मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। अब केंद्र राज्य की साझेदारी भी बढ़ रही है। बायो E3 सेल को स्थापित करने के लिए असम में एक समझौता ज्ञापन शामिल किया गया, मतलब साइन किया गया है। संयुक्त अनुसंधान कार्य शुरू की गई है इसको लेकर।
अब देखिए जैव अर्थव्यवस्था है क्या, तो इसमें ये बोला गया है कि जैव साधनों का उपयोग करके भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया है ये। और जैव अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति 2014 में $10 बिलियन की थी और 2024 में $165 बिलियन की हो गई है और 2030 में $300 बिलियन होने का ये लक्ष्य है। मतलब इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जीडीपी में ये 4.5% का योगदान दे रही है जैव अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार की मंजूरी। तो देखिए पीएम स्वनिधि योजना में ऋण देने की अवधि अब ये 2030 तक कर दी गई है और इसका लक्ष्य भी है 1 करोड़ लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने का, जो कि जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होने चाहिए। अब देखिए योजनाएं की अगर विशेषताएं अभी जो देखें, जो नई नई मतलब विशेषताएं हैं, उसमें ऋण लेने की अधिकतम राशि में वृद्धि की गई है। यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। इसमें डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन दिया जाएगा और क्षमता निर्माण भी किया जाएगा, मतलब रोजगार के अवसर के लिए क्षमता निर्माण भी किया जाएगा। अब देखिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, जिसको पीएम स्वनिधि योजना कहा जाता है, वो एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। इसकी क्रियान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाता है, जो कि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो अभी पिछले 4 दशकों में 10% बर्फ़ उसका पिघल चुका है। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, जो कि भागीरथी नदी का प्रमुख जल स्रोत है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और इससे गंगा नदी फिर उसका उद्गम होता है। यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहाँ पर पाए जाने वाला हिमालय मोनाल ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अब नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं, हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल। तो सीपिएंट के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर आधारित एक नया एआई मॉडल विकसित किया है। ये इसको HRM यानी हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल कहा जाता है, जो मानव मस्तिष्क के हायरार्किकल और मल्टी टाइम स्केल प्रोसेसिंग पर आधारित होता है। ये सोचने मतलब तर्क की प्रक्रियाओं को शुरू से अंत तक एक ही बार में पूरा कर लेता है। इसको छोटे छोटे स्टेप में समझने या कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट चलते हैं ब्राइट स्टार अभ्यास। तो ये कैंप डेविड समझौते के बाद अमेरिका और मिस्र के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में, लेकिन 1995 से कई देश इसमें भाग लेना शुरू कर दिए हैं और भारत ने भी इस बार पार्टिसिपेशन किया है। नाम क्या है? ब्राइट स्टार अभ्यास। कहाँ होता है? मिस्र में। अब देखिए पेरिस जलवायु समझौते का मतलब अनुच्छेद 9.1। तो ब्राज़ील के बेलम में आयोजित होने वाले कैप 30 में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 को फिर से वार्ता के केंद्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पेरिस समझौता का अनुच्छेद 9.1 है क्या? तो ये बोल रहे हैं कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे कौन? विकसित देश। और ये समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं खबर, वह है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को लेकर। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो ईरान के बुशहर स्थित प्रमुख परमाणु केंद्रों का निरीक्षण का कार्य अभी शुरू कर दिए हैं। अब देखते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। परमाणु विभाग और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण उपयोग का ये कार्य करती है। इसका उद्देश्य यही है। और इसमें जनरल कॉन्फ्रेंस में IAEA के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 35 देश शामिल होते हैं। इसको 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्रय शक्ति क्षमता, मतलब क्रय शक्ति क्षमता, जिसको परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। तो उसके आधार पर भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो देखिए क्रय शक्ति क्षमता जो है ये देशों के बीच आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना करता है। आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना, ये देशों की मुद्राओं की तुलना समान वस्तुओं के बास्केट की उनकी खरीद के क्षमता के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो यह केंद्र शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो कि देश भर के मानकीकृत डेटा कैप्चर फॉर्मेट के जरिए विश्वसनीय और तुलनात्मक सूचनाओं को ऑनलाइन एवं रियल टाइम में कुशलतापूर्वक एकत्र करती है। नेक्स्ट है 3I एटलस। ये एक धूमकेतु है जो 2025 में रियो हर्टाडो चिली में स्थित एटलस सर्वेक्षण टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। एटलस का पूर्ण रूप है एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। अब इतना ही इसमें जानना था। नेक्स्ट हम लोग सबसे लास्ट अब खबर की ओर बढ़ते हैं, ग्लेडर्स। तो देखिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने संशोधित राष्ट्रीय ग्लेडर्स कार्य परियोजना पर जारी की है।
ग्लेडर्स जो एक संक्रामक रोग है जो कि गधों, घोड़ों और खच्चरों को प्रभावित करता है। रोग का कारण है बैक्टीरियम बर्कहोल्डीरिया मेलेई। इसमें मनुष्यों में भी इसको फैलने की संभावना है और ये प्राणघातक पशुजन्य रोग है जिसका कोई भी अभी तक टीका उपलब्ध नहीं है। तो चलिए, आज की करंट अफेयर्स तो यहीं तक थी। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।